1 finger is equal to how much centimeter? 1 finger मतलब 1 centimeter. 4 centimeter is equal to या 4 finger. ओके. तो लेबर का वह स्टेज जहाँ तक सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर के नीचे रहता है. कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है रूट. तो जहाँ तक सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर तक पहुँचता है वहाँ तक हम लोग बोलते हैं कि ये लेटेंट फेज है. फर्स्ट स्टेज पे क्या है? लेटेंट फेज. ठीक है. उसके बाद आता है एक्टिव फेज. लेटेंट फेज के बाद फर्स्ट स्टेज में ही आएगा क्या आएगा? एक्टिव फेज. ये दोनों फर्स्ट स्टेज में ही है. लेबर का फर्स्ट स्टेज में लेटेंट फेज और एक्टिव. तो लेटेंट फेज तो हो गया कि जहाँ सर्वाइकल डायलेटेशन होते होते 4 फिंगर तक पहुँच जाए. ठीक है. फेज शुरू होता है जहां सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर से ऊपर जाने लगता है. ठीक है. मतलब 4 फिंगर से ऊपर जाने लगता है. वहां से हम लोग लेबर को बोलते हैं कि लेबर इज इन एक्टिव फेज. फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है जो कि अपने एक्टिव फेज में है. ठीक है. अब जरा देख लिया जाए हम लोग कि ये जो अलग अलग फेज होता है वो कितनी कितनी देर का. हम लोग एक फॉर्म यही बना दिए. गिरा दो देखिए जी नल्ली पारा किसको कहा जाता है जी? नल्ली पारा कौन है और मल्टी पारा कौन है? अब आएंगे आप लोग. वैसी औरत जिसको अभी इससे पहले एक बार भी बच्चा नहीं हुआ है, ट्रू वेजाइनल रूट, उसको क्या कहा जाएगा? नल्ली पारा. और जिसको एक बच्चा पहले हो चुका है उसको मल्टी पारा कहा जाएगा. ठीक है. नल्ली पारा, मल्टी पारा. तो भैया नल्ली पारा के अंदर जो लेटेंट फेज है वो कितने देर का होता है? लेस देन 20 आवर्स. ठीक है. और मल्टी पारा के अंदर ये कितना होना चाहिए? लेस देन 14 आवर्स. ठीक है. लेटेंट फेज. ठीक है ना.
एक्टिव फेज इसमें होना चाहिए, एक्टिव फेज का जो रेट है वो होना चाहिए 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। और इसके अंदर होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। अभी सब समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर नलीपारा में जाएगा लेस देन 2 आवर, मल्टीपारा में जाएगा लेस देन 1 आवर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर लेस देन 30 मिनट्स, और ये हो सकता है लेस देन इक्वल टू मल्टीपारा हो कि नलीपारा हो। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ले लेते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर और थर्ड थोड़ा लंबा क्लास होगा जी आज का, तो दिन है क्योंकि बीच में छोड़ने लायक नहीं है, सप्ताह में टूट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक्टिव फेज फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू फुल डायलेटेशन। कहां से कहां तक है भैया एक्टिव फेज? सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर से लेके फुल डायलेशन तक के स्टेज को हम एक्टिव फेज करते हैं। सेकेंड स्टेज क्या है भैया? तो ये है फुल डायलेटेशन, फुल डायलेटेशन टू कहां तक? एक्सपेंशन ऑफ द इन्फेंट, बच्चा निकल गया, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेज है फुल डायलेटेशन से लेके बच्चे के निकलने तक के स्टेज को सेकेंड स्टेज कहा जाता है। और थर्ड स्टेज क्या है भाई? तो बच्चा निकलने से लेके एक्सपल्सन ऑफ द इन्फेंट से लेके और प्लेसेंटा का एक्सपल्सन, प्लेसेंटा को हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं? पूरा ही। तो बच्चे के निकलने से लेके और पूरे ही निकलने तक के स्टेज को क्या कहते हैं? अब कोरिलेट कर, मतलब कि कोई औरत जिसको पहला बच्चा है वो लेबर पेन में गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड है ना, काउंट कनेक्टेड है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई नलीपारा है, ऐसी औरत जिसका कि प्रथम डिलीवरी है, तो उसका लेबर पेन शुरू हुआ, क्या कर रहा है कि 4 फिंगर डायलेटेशन होने में उसको कितना समय लग सकता है जी? 20 मतलब 20 घंटा तक अगर उसका 4 फिंगर चला गया, नॉर्मल प्रक्रिया है, कोई बहुत दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन 20 घंटा से ज्यादा हो रहा है टाइम, दर्द हुए 30 घंटा हो गया, लेकिन जब आप चेक किए तो 4 फिंगर से ज्यादा डायलेटेशन नहीं है, 4 फिंगर डायलेटेशन नहीं पहुंचा है। तो इसका मतलब कहा जाएगा कि ये लेटेंट फेज में जो डिलीवरी है वो प्रोटेक्ट हो गई है, रुक गई है। क्या कहा जाएगा उसको? प्रोट्रैक्टेड लेबर कहा जाएगा, ठीक है ना। सॉरी देखो, लेटेंट फेज 20 आवर का है, ठीक है ना।
अगर 20 घंटा से ज्यादा लग रहा है उसको 4 फिंगर डायलिटेशन में जाने में, तो हम कहेंगे कि लेबर जो है ऑब्स्ट्रक्टेड, क्या है जी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। मतलब क्या कि ये लेबर नॉर्मल होने के चांसेस नहीं, और ऐसा कब होगा जी कि पेशेंट नॉर्मल लेबर पेन में प्रोसीड कर गया लेकिन 4 फिंगर डायलिटेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है 20 घंटे में, क्या क्या कारण है? देखो कुछ कारण देखते हैं। मान लीजिए कि कॉर्ड अराउंड नेक हो, या शॉर्ट स्टेचर ऑफ मदर हो, मदर का जो हाइट है छोटा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लीडिंग टू पेल्विक मिसमैच, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है, लार्ज को जेस्टेशनल एज, बेबी जो हो अपने उम्र के हिसाब से क्या हो, बहुत बड़ा हो, या लार्ज हेड हो सकता है, ठीक है। रिच बच्चा हो सकता है, उल्टा। तो ये सब कारण है जहाँ पे क्या होगा कि लेबर पेन स्टार्ट तो हो गया लेकिन 20 आवर्स में भी सर्वाइकल डायलिटेशन 4 फिंगर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे पेशेंट में तो नॉर्मली हम लोग प्रोसीड कर जाते हैं कहाँ, या लेकिन पीवी स्टार्ट हो गया, अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 4 फिंगर तक नहीं पहुंच पा रहा है और लेकिन पीवी स्टार्ट हो गया, डिजाइनर से पानी गिरने लगा, तो विल प्रोसीड टू, कहाँ जाएंगे हम, ठीक है। अब बात करिए कि एक औरत है जिसका 20 घंटे में भैया 4 फिंगर डायलिटेशन हो गया, वो आ गया एक्टिव फेज में। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिव फेज में तो पहुंच गई, अब 4 फिंगर से फुल डायलिटेशन में नहीं जा रही, ऐसा भी तो हो सकता है जी कि 4 फिंगर तक तो खुल गया, 4 फिंगर से फुल डायलिटेशन तो वो नहीं जा रही। दो शब्द आएगा यहाँ पे, एक आएगा प्रोट्रैक्शन, यहाँ अरेस्ट और ऑब्स्ट्रक्शन था, और यहाँ प्रोस्ट्रैक्शन है, प्रोस्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिव फेज ऑफ लेबर, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब है कि जो स्पीड है डायलिटेशन की वो लेस दैन 1.2 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से डायलेट हो रहा है। मतलब हर घंटे में 1 फिंगर डायलेट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो उससे कम रेट से डायलेट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि प्रोट्रैक्टेड लेबर है, सॉरी यस नहीं होगा, प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्टेड लेबर, ठीक है। इसी में एक स्टेज आएगा कि अरेस्ट ऑफ एक्टिव फेज ऑफ लेबर, मतलब 2 घंटा में कोई डायलिटेशन नहीं हो, दोनों केस कहाँ जाएंगे, पिछले 2 घंटा में कोई
डायलेटेशन हुआ ही नहीं, तो क्या कहा जाएगा कि अरेस्ट कर गया, लेबर इसका क्या हो गया, जहां है वहीं गिरफ्तार हो गया। तो ये बच्चा भी कहा जाएगा, LSCS के लिए जाएगा। और एक्टिव फेज अपने स्पीड से आगे नहीं जा रहा है, उससे स्लो स्पीड में आगे बढ़ रहा है, तो कहा जाएगा कि प्रोट्रैक्शन ऑफ एक्टिव फेज ऑफ लेबर है। लेबर क्या कर गया, प्रोट्रैक्ट कर गया, मतलब जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इन फेजेस में बच्चे के ऊपर दिक्कत आ सकता है। ऐसा भी बच्चा डी एक्सेलरेशन में जा सकता है, बताने क्या होता है। ऐसा ही बच्चा होता है जो लेबर होने के बाद रोता नहीं है या रोएगा, तो तब भी उसके दिमाग में क्या होगा, सूजन हो जाएगा, और ऐसे बच्चे बहुत स्थिति में जा सकते हैं। तो ये बच्चे होते हैं जिनका प्रोटेक्शन होता है एक्टिव फेज ऑफ लेबर। देखो जो लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड है वो तो तुम कुछ भी कर लो नॉर्मल नहीं होगा, उसको जितना ज्यादा टाइम तक तुम उसको रखोगे तो वो बच्चा का ब्रेन में जो है स्वेलिंग होने के चांसेस उतना ही ज्यादा होगा, और ऐसा बच्चा हाइपोक्सिक इस्केमिक इंकेफेलोपैथी के अंदर जाने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे। तो इसमें तो बहुत फ्रेश है कि भैया एक्टिव फेज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है लैटेंट फेज से आगे जा ही नहीं रहा है, 20 आवर्स हो गए वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, फोर्थ फिंगर डायलेटेशन से ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो हम तो डायरेक्टली LSCS के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। उसमें नॉर्मल के लिए ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं, होगा ही नहीं। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए तो नहीं होगा, बच्चे और माँ दोनों का जाना गंवा दीजिए। लंबा टाइम इसको खींचिएगा उससे ज्यादा तो बच्चे के ब्रेन के ऊपर असर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब एक तो है कि लेटेंट फेज पार कर गया भाई, फोर्थ फिंगर डायलेटेशन से ऊपर चला गया। हम लोग देखते भी हैं कि देखो जो हम लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को, तो क्या लग रहा है, तो नेचुरली रिलीज हो रहा है भैया। अगर कायदे में देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जरूरत पेशेंट को लेबर कराने के लिए जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नेचुरली जो बॉडी है वो खुद ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है। आप ऑक्सीटोसिन कभी दे रहे हैं जब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, अब आप उसको जबरदस्ती कराने के चक्कर में क्या कीजिएगा, ऑक्सीटोसिन लगा दीजिएगा उसको, यही होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब पेशेंट जाएगा तो वो लोग चेक नहीं करेंगे कि इसका लेटेंट फेज पार हुआ कि नहीं हुआ, फोर्थ फिंगर डायलेटेशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। डायलेटेशन फिंगर का 2 है 3 है, और वो क्या करेंगी, तो क्या होगा भैया, और ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, बढ़ा दे, और आगे निकलने का रास्ता क्या है, बंद है, और आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया। असर किसके ऊपर आएगा, माँ पे भी आएगा और बच्चे पे भी आएगा। माँ पे क्या असर आएगा, यूट्रस रप्चर हो सकता है, यूट्रस फट सकता है, और बच्चे पे क्या असर आएगा भाई, प्लेसेंटा उसका बार बार कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है, बच्चा अंदर पेट में मर सकता है ऑक्सीजन की कमी से, या बाहर आके मर जाए, और ना मरे तो बर्थ एस्फिक्सिया में घुस जाए। तो ये गलतियां होती हैं, अक्सर होती हैं गलतियां। आप लोग पढ़े लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी लेबर में पेशेंट आए आपको देखना है 20 आवर्स हो गए भैया दर्द को, फोर्थ फिंगर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फोर्थ फिंगर पहुंच गया है, आपको क्या करना है, आप ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगाएंगे, और अगर मेरा बस चले तो हम कुछ भी ना लगाएं, मेरा बस चले हम कोई ड्रिप ना लगाएं। लेकिन आप ड्रिप नहीं लगाइएगा तो पेशेंट को लगेगा कि कुछ नहीं है, हो ही नहीं रहा है। सादा पानी भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज 2 एम्पूल ऑक्सीटोसिन डेक्सट्रोज के अंदर मिला के आप उसको 5 ड्रॉप से 6 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड से क्या करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और करना होगा, फोर्थ फिंगर डायलेटेशन तक अगर पेशेंट पहुंच गया तो हम ऑक्सीटोसिन लगा लेंगे। और 20 आवर्स से कम समय है
काफी समय से पेन है, 20 घंटा से पहले से ही दर्द है और 4 फिंगर तक नहीं पहुंचा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस स्टेज में बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं। ड्रॉटिन तो हमारे सेंटर पे लगता है क्योंकि ड्रॉटिन सबसे सेफ है। एनापुटर नहीं लगता है, ड्रॉटिन सेफेस्ट ड्रग है, इसीलिए हम लोग अपने सेंटर पे ड्रॉटिन लगाते हैं, लेकिन दूसरे सेंटर्स पे इंजेक्शन ऑफ एपिडोसिन लगता है। बट आई विल नॉट प्रेफर फॉर एपिडोसिन क्योंकि ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि इससे ज्यादा सेफ है। कैसे लगाते हैं हम लोग? ड्रॉटिन हम लोग देते हैं 1 एम्पूल पर आवरली, मैक्सिमम कितना? ये भैया हम ड्रॉटिन का डोज लिख रहे हैं। तब जबकि लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो, लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड है, ड्रॉटिन लगा रहे हैं, क्या कीजिएगा? 4 फिंगर तक पहुंच जाइएगा, फिर तो जाके गाड़ी फंसेगी कि नहीं फंसेगी? तो इसीलिए ये सब अगर कंडीशन नहीं है तो हम लोग ड्रॉटिन से इस स्टेज को फास्ट करा लेते हैं। 4 फिंगर तक हम जल्दी पहुंच जाते हैं। 4 फिंगर पहुंच गया तो हम लोग क्या लगा देंगे? ड्रिप ऑफ ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन का क्या करेंगे? और देखना जरा कि जो ऑक्सीटोसिन सर्ज में जो औरतें होती हैं वो तुम्हारा हाथ पकड़ के ना, उनके अंदर इतना प्रेम उस समय बह रहा होता है ना, ऑक्सीटोसिन का पूरा लेवल बढ़ा होता है, उनके अंदर इतना प्रेम होता है उस समय। देखना वो कितने प्रेम से, मतलब जैसे लगेगा ना कि तुम उसके बालक हो, उस तरीके से तुमको वो मतलब वो ऑक्सीटोसिन का ही कमाल होता है कि वो उस लेवल का दर्द सह रही है। हम लोग को नॉर्मली उस लेवल का दर्द अगर हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा हमारा, लेकिन ऑक्सीटोसिन है जो उस लेवल के दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता देता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है भाई? फुल डायलिटेशन हो गया, अब बच्चा निकल जाना चाहिए। इतनी देर में अगर 2 घंटे हो गए फुल डायलिटेशन हुए और बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। हाँ, यूट्राइन इनर्शिया भी एक कारण हो सकता है, यहाँ एक स्पेशल कारण जुड़ जाता है, यूट्राइन इनर्शिया। लंबा टाइम तक पेन साथे 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 जो यूट्रस है वो ऑक्सीटोसिन के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट करना क्या करता है? छोड़ देता है, कहता है जा जितना बढ़ेगा बढ़ लो, अब हम कॉन्ट्रैक्ट ना होके। नतीजा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में पेशेंट आकर पहुंच जाएगी। फुल डायलिटेशन हो गया लेकिन बच्चा नहीं होगा डिलीवर हो गया। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में अगर ये फंस गया है, बच्चा नहीं हो रहा है और 2 घंटे से ज्यादा हो गया और ये सब स्टेजेस नहीं है अगर, तो हम लोग ऑक्सीटोसिन ड्रिप की स्पीड को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, थोड़ा बढ़ा, क्योंकि जितना अमाउंट में आप कंसंट्रेशन में दे रहे थे उस पर अब यूट्रस क्या है? इनर्ट है, यूट्रस वर्क नहीं कर रहा है उस पर। हम डोज को बढ़ा लेंगे तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? और इसी स्टेज में कुछ औरतें क्या करती हैं, कुछ दाइयां डायरेक्ट 2 ऑक्सीटोसिन लेती है या 1 ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट लेके और आईवी पुश कर देंगे, बच्चा खटाक से बाहर फेंक देता। लेकिन क्या ऐसा करना सही है?
तो ये हीरो बनने की कोशिश नहीं करना। डिलीवरी जितना आसान है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड चीज, इसका हर स्टेज आपको उलझा सकता है, इसलिए इसमें बहुत हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो तरीका है उस तरीका से आगे बढ़ना है। अब आ जाइए भैया, फिर स्टेज भी पार कर गया, बच्चा निकल गया बाहर। बच्चा बाहर निकलने के बाद क्या क्या चीजें होनी चाहिए जरा एक सीरीज में बताइए आप लोग। बच्चा पहले बाहर आ गया, पहला चीज है कि वार्म वेलकम ऑफ बेबी। बेबी का गर्म तौलिए से या गर्म कपड़े से अभिवादन करना चाहिए, ठंडा से नहीं करना है। तो एक सूती कपड़ा आप क्या करेंगे, अपने वार्मर में गर्म कर लेंगे, गर्म करके रेडी रखेंगे, और जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ आपने उसको लपेट दिया, पोछा एक तौलिए से और एक तौलिए में लपेट दिया। उसको शरीर गर्म होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर ऑफ जो बॉडी का है कोर टेम्परेचर, उससे वो आ रहा है बाहर, और बाहर का इन्वायरमेंटल टेम्परेचर क्या है, कम। तो बच्चा अचानक सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से कई बार बच्चे दिक्कत में चले जाते हैं, तो हमको ये नहीं होने देना है, हमको बेबी का वार्म वेलकम करना है। दूसरी चीज, जैसे बच्चा बाहर आ गया तो हम 2 कॉर्ड क्लैंप लेंगे, एक कॉर्ड क्लैंप बेबी एंड पे और एक कॉर्ड क्लैंप प्लेसेंटल एंड पे, माँ के एंड पे कॉर्ड क्लैंप कर देंगे, और फिर एक अच्छा सा सीजर लेंगे जिससे कि प्लेसेंटा को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद बेबी को ट्रे में डालेंगे और उसको गर्मी देने के लिए हम लोग हीटर या वार्मर के नीचे रख देंगे। अब मदर के ऊपर ध्यान देते हैं। मदर का अभी 3rd स्टेज बाकी है, प्लेसेंटल एक्सपल्सन होना बाकी है। अगर प्लेसेंटा अंदर बेटा फंस गया, बच्चा तो तुम्हारा आ गया, ठीक है, हमने ये कट कर लिया और ये रुका हुआ है यहाँ, ठीक है ना, और ये कितना देर का होता है, 30 मिनट से ज्यादा हो गया ना, तो ये सर्विस क्या है, बंद हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो फिर आपको निकालने के लिए पेट चीरना पड़ेगा। तो इसीलिए विदिन 30 मिनट्स, ये तो मैं ज्यादा समय बता रहा हूँ, विदिन 5 to 10 मिनट्स आपको प्लेसेंटा भी बाहर कर लेना है। और प्लेसेंटा बाहर करने के तरीका क्या है भैया, कि आप जो कॉर्ड क्लैंप यहाँ पे बांधे हैं उसी को रोल कीजिए धीरे धीरे, ठीक है ना, ये रोल करते जाइएगा तो इस पे कंटिन्यूअस प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा, और साथ में ऊपर से यूट्रस को दबाते जाइए, इसको रोल करते जाइए और यूट्रस को दबाते जाइए, रोल करते जाइए, यूट्रस को दबाते जाइए, रोल करते जाइए, यूट्रस को दबाते जाइए, ये बाहर आ जाएगा। ये प्रेशर यहाँ इतना नहीं होना चाहिए कि कॉर्ड टूट जाए, कॉर्ड टूट भी जाता है, माफी का नहीं बना है, टूट भी सकता है, तो ये बहुत जेंटल प्रेशर होना चाहिए। रोलिंग इसीलिए किया जाता है कि रोलिंग में जो प्रेशर होगा वो बहुत हाई प्रेशर आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं रोलिंग के थ्रू। रोलिंग के थ्रू ऑलवेज जो प्रेशर क्रिएट होगा बहुत जेंटल प्रेशर होगा, और यहाँ जेंटल प्रेशर की ही जरूरत है। तो जो हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप चला रहे थे उसे बंद कर देंगे, और हम प्लेसेंटा एक्सट्रैक्शन के लिए रोलिंग करेंगे। जैसे ही हमारा प्लेसेंटा बाहर आया, हम एक मेथर्जिन का इंजेक्शन क्या करेंगे, लगा देंगे। देखो प्लेसेंटा जब तक नहीं निकला है तब तक इंजेक्शन मेथर्जिन नहीं लगेगा। अब रणविजय जैसा आदमी होगा तो क्या करेगा, कहाँ है, 4 गो मेथर्जिन का एम्पूल लेगा, अब प्लेसेंटा निकला है कि नहीं निकला है ठोक देगा। अब डॉक्टर साहब समझते रहे मेथर्जिन कितना लगाना है जी, एक एम्पूल तो बहुत लगेगा, बड़ी इमरजेंसी होती है इसको 2 लगाएगा, एक एम्पूल आईवी करना होता है। और साथ में यहाँ देखना होता है यूट्रस क्या है, कि जब बच्चा निकला ना तो इसको कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एक सॉलिड मास की तरह हो जाएगा, पिंड की तरह। तो जब यहाँ पे आप टच करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एक मेथर्जिन ही काफी है। अगर एक मेथर्जिन देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो आपको सेकेंड मेथर्जिन देना है, और देखना है कि कहीं कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं फंसा है, क्योंकि कहीं क्लॉट होगा तभी ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाएगा, और ऐसा ही यूट्रस पीपीएच में जाने का चांसेस
ज्यादा रहेगा कि इससे ब्लीडिंग ज्यादा होगा। एक बार ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर गया, आप ऊपर से फील कर लिए यहाँ हाथ लगा के, तो ब्लीडिंग फिर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, यहाँ टीयर वर होगा, रास्ता में कहीं थोड़ा बहुत टीयर होगा तो उससे ब्लीडिंग आ सकता है, तो आप पैक डाल दीजिए, टाइट पैकेजिंग कर दीजिए, ब्लीडिंग रुक जाएगा। लेकिन जो मेजर पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, जो कि माँ का जान ले सकता है, वो तभी होगा जब ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो पूरे तरीके से। और ऐसी सिचुएशन आता है, ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, पीपीएच कब होता है हम बताएंगे। जानने के लिए जानो कि ऑक्सीटोसिन का ड्रिप ज्यादा लग गया, तो ऐसा पेशेंट पीपीएच में जा सकता है। मल्टीपारा पेशेंट को 4-5 डिलीवरी हो चुका है, तो भूल के भी ऑक्सीटोसिन ड्रिप नहीं चला। ठीक है, अच्छा फीटल हार्ट रेट कितना रहना चाहिए भैया? बेसलाइन FHR। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान अब बच्चे की बात किया जाए, बहुत लोग माँ का बात आ गया, पानी जी तो दिए थे ऐसे दे लेना है क्या? कितना बढ़िया तो पेंटिंग है, केवल फिगर फिगर मिटाएंगे। नीचे से सुबह में नहीं रहे सर, अंश पांडे यानी बच्चों को झटका ही रहे वहीं के इधर कि फिर वो होता सुबह में जगह होते रहोगे, फिर झटका होता है। तो बोलने के लिए आके दिखा दी। हाँ हाँ फीटल हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है? 110 to 160 पर मिनट। ठीक है, 160 से ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे? इससे ज्यादा होगा तो फीटल टैकीकार्डिया, और इससे कम होगा तो फीटल ब्रैडीकार्डिया। लेस होगा तो फीटल ब्रैडीकार्डिया, इससे ज्यादा होगा तो फीटल टैकीकार्डिया। अब अगर माँ लेबर में है तो बच्चे को हम कैसे पता लगाएंगे कि बच्चा जो है हमारा दिक्कत में जा रहा है? कैसे पता चलेगा? डॉपलर से तो नहीं पता चलेगा। डॉपलर और आला से आप खाली बच्चे की धड़कन में माप सकते हैं। इसके लिए आता है एक मशीन आता है, डिवाइस, उसको कहा जाता है CTG, कार्डियो टोपोग्राफी मशीन। कार्डियो टोपोग्राफी मशीन क्या करता है भाई? ये ना, ये क्या करता है कि एक पेपर शीट पे, मान लीजिए लेबर पेन है, लेबर पेन की इंटेंसिटी को नाप रहा है ऐसे, एक जो लेबर पेन का एक फेज जो आता है वो कितने मिनट का होता है? अराउंड 2 to 3 मिनट। और इसी 2 से 3 मिनट के दौरान वो बच्चे की धड़कन को भी क्या करता है? माप रहा होता है।
यहीं पे आपका आला और डॉपलर मशीन फेल कर जाएगा, क्योंकि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप कैसे पता लगाइएगा कि बेस लाइन से हार्ट रेट कहाँ गया, अपने पता लगा पाइएगा। तो इसी के लिए सीटीजी मशीन बना। वो क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में बच्चे का धड़कन में बेस लाइन में कमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखता है। जैसे नॉर्मल इस ड्यूरेशन में मान लो जिस समय लेबर में नहीं है, जिस समय लेबर दर्द नहीं आया है, उस समय अगर हार्ट रेट बच्चे का मान लीजिए चल रहा है 140, और जैसे ही दर्द आया उसका हार्ट रेट क्या किया, गिर गया उतनी देर के लिए, कहाँ पहुंच गया जी 80। तो ये इंडिकेटर है, देखो लेबर के दौरान जब लेबर पेन शुरू हुआ उस दौरान हार्ट रेट गिरेगा, लेकिन गिर के कहां तक जाना चाहिए 110 तक। अगर 110 से नीचे जा रहा है गिर के तो कहा जाएगा कि बच्चा जो है अर्ली डी एक्सीलरेशन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अर्ली डी एक्सीलरेशन में जा रहा है। और वो इंडिकेटर है कि ये बच्चा हमारा लेबर पेन आगे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर ऐसे जैसे ही सीटीजी मशीन में अर्ली डी एक्सीलरेशन दिखाना शुरू किया वो इंडिकेटर बन जाता है काय का, बढ़ भी सकता है 160 से ऊपर चला जाए तब भी इंडिकेटर है, लेकिन ज्यादा ऐसा माना जाता है कि बढ़ना नेचुरल माना जाता है तनाव के वजह से, प्रेशर के वजह से, लेकिन घटना इंडिकेटर होता है कि ब्रेन में उसके ऑक्सीजन कम हो गई। ये ध्यान देना, जितना एक्सेलरेशन मायने नहीं रखता है उससे कई हजार गुना ज्यादा मायने रखता है डी एक्सेलरेशन, हार्ट रेट का घटना। अगर हार्ट रेट घट रहा है तो वो अपने आप में अर्लीस्ट इंडिकेटर है और सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है कि बच्चा ये नॉर्मल डिलीवरी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम कुओं की कहानी बताते हैं तुम लोगों को। कुओं के साथ क्या हुआ कि उनकी माँ को लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, ठीक है ना, और लीकिंग पी भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, और लेबर पेन नहीं है और लीकिंग पी भी स्टार्ट है। तो जब से लीकिंग स्टार्ट हुआ उससे 8 घंटे, क्या हमको लगता है कि हम लोग 18 घंटे तक वेट किए कि सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैडम बोल रही है कि नहीं यार, 2 फिंगर से आगे नहीं जा ही नहीं रहा है, और 1 to 2 फिंगर तो नॉर्मल होता है, नॉर्मली 1 to 2 फिंगर होता है डायलिटेशन। तो फिर मैडम ने कहा कि देखो एक तो तरीका है डॉक्टर साहब कि हम डायरेक्टली सीजर कर दें। मैंने कहा नहीं मैडम, थोड़ा ट्राई कर लिया जाता है नॉर्मल के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगी ट्राई, लेकिन कैसे। तो सीटीजी मशीन लगा दिया गया, यहाँ पेट पे पट्टा बांध दिया गया और सीटीजी कनेक्ट कर दिया गया, और उन्होंने ऑक्सीटोसिन का ड्रिप 3 से 4 बूंद पर मिनट पे स्टार्ट कर दिया और बोला कि डॉक्टर साहब अगले 4 घंटे में मैं देखूंगी, अगर डायलिटेशन बढ़ गया तो हम लोग नॉर्मल की तरफ जाएंगे, और अगर डायलिटेशन नहीं बढ़ा और अर्ली डी एक्सेलरेशन आने लगा तो हम लोग, और यही हुआ। लगभग 4 घंटे ऑक्सीटोसिन ड्रिप चलाने के बाद अर्ली डी एक्सेलरेशन आना चालू हो गई, क्योंकि ऑक्सीटोसिन पे तो पेन आ ही रहा था, एक्सेलरेशन पे पेन हो रहा था, डायलिटेशन भले नहीं बढ़ रहा था, पेन आ रहा था, और उस पेन के साथ बच्ची का धड़कन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। जब पेन का इंटेंसिटी आ रहा था तो धड़कन 80 के अराउंड चला जा रहा था। तो मैडम ने कहा कि डॉक्टर साहब आपको देखना जो है मतलब से खाली नहीं है, क्योंकि हम भी बच्चों के डॉक्टर, तो हमको पता था अर्ली डी एक्सेलरेशन और ये सब चीज़ें। हम कहे ना आपको बिल्कुल वेट मत कीजिए, तुरंत सीजर में जाइए। सीजर हुआ तो वो लैट्रिन पास कर चुकी है, जो समझ रहे हो, दोनों को कोरिलेट कर पा रहे हो। अर्ली डी एक्सेलरेशन मतलब बच्चा हमारा प्रेशर में जा रहा है, दबाव में जा रहा है, उसी कंडीशन में तो लैट्रिन पास आता है।
तो अगर हम और ज़्यादा देर इंतजार करते लेबर के लिए, क्या हो सकता था, लैट्रिन में पास की थी उसको पी लेती, अब यूरिन रेस्पिरेशन में चली जाती, या ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से पैदा होने के बाद होती नहीं। सीजर कराना तो पड़ता ही, लेकिन बच्चा हमारा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये है प्रक्रिया पूरी लेबर पेन की। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, बहुत मजा आएगा। एक 26 साल की औरत है, पहला डिलीवरी है, 39 वीक पे है। 39 वीक मतलब 9 महीना 7 दिन जो होता है ना, उसको जब कंप्लीट करोगे तो वो हो जाता है 40 वीक। तो कहाँ पे है वो, 39 वीक पे है। भर्ती है हॉस्पिटल में, कहेंगे लेबर के लिए, और 7 से 10 मिनट को उसको परेशानी क्या हो रहा है, दर्द, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसको पेन हो रहा है। और एंटीपार्टम हिस्ट्री सिग्निफिकेंट फॉर ए नॉन इम्यून रूबेला स्टेटस, मतलब उसके पूरे एंटीपार्टम अगर हिस्ट्री लिया गया तो उसमें ये पता चला कि उसको रूबेला का वैक्सीन नहीं लगा। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन जब देखा गया, और ब्लड प्रेशर इज 110/70, 110/70 है, एंड हार्ट रेट इज 80 बीट्स पर मिनट। मदर का बात कर रहा है, मदर का हार्ट रेट कितना है, 80 बीट पर मिनट है। जो बच्चे का फीटल वेट था एस्टिमेटेड, वो 7 पाउंड के करीब था। 7 पाउंड का मतलब 2 किलो 800 ग्राम के आसपास। पेल्विक एग्जामिनेशन जब नीचे से एग्जामिन किया गया, तो he has been noted to have a change in cervical examination from 4 centimeter dilatation to 7 centimeter over the last 2 hours. The pelvis is assessed to be adequate on digital examination. जब उसको एग्जामिन किया गया, आने के टाइम में 4 सेंटीमीटर था डायलेटेशन, और 2 घंटे के बाद 7 सेंटीमीटर हुआ। अब बताओ प्राइमरी पारा में क्या स्पीड थी भैया, 4 सेंटीमीटर से आगे, नल्ली पारा के अंदर 1.2 सेंटीमीटर पर आवर। तो 2 घंटे के बाद उसका बढ़ा हुआ कितना था, 3 सेंटीमीटर बढ़ गया था उसका डायलेटेशन। तो सही था कि नहीं था, सही था कि नहीं था, उसके जो डायलेटेशन बढ़ने की स्पीड थी वो क्या थी, सही थी। 1.2 सेंटीमीटर 1 घंटा में बढ़ रहा है, और 2 घंटे के बाद चेक किया गया तो 2 गुणे 1.2 के मतलब कितना, 2.4 हुआ। अब बढ़ा कितना था, 3 सेंटीमीटर, तो नॉर्मल ही था ना। अरण विजय जनरेटर बंद कर दिया। अब व्हाट इज जनरेटर बंद कर दो, इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, उस मरीज के मैनेजमेंट में आप अगला कदम आपका क्या होगा, बताइए क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा मैनेजमेंट में, कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द लेबर। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि इसका लेबर आगे कैसे और प्रोसीड कर रहा है, कहाँ तक। 20 आवर्स तो पहले ही हो चुका है, 4 सेंटीमीटर तो डायलेटेशन उसका हो चुका है। फुल डायलेटेशन तक, कहाँ तक वेट करेंगे जी, फुल डायलेटेशन। और इस बीच में 2-2 घंटा पे देखते रहेंगे कि पिछला बार से अब की बार में 2 फिंगर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मतलब 2 घंटा में 2 फिंगर बढ़ जाना। अगर बढ़ रहा है तो मतलब लेबर रुका नहीं है कहीं पे, लेबर अपनी नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो हम पूरा डायलेटेशन तक इंतजार करेंगे। ठीक है, इस पूरे केस में चूंकि उसको रूबेला का वैक्सीन नहीं मिला है, तो क्लिनिशियन को ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, डिलीवरी के बाद वो उसको रूबेला का वैक्सीन डिलीवरी के दौरान रूबेला का वैक्सीन नहीं दिया जाता है। और रूबेला अगर मदर को हो जाए तो क्या दिक्कत करेगा,
क्या दिक्कत करेगा लोग सुनता नहीं है ना बात बता सकते हैं। अब बताओ क्या करेगा टॉर्च करेगा टॉर्च तो बीमारी का नाम नहीं है टॉर्च तो जांच का बच्चे में रूबेला का इन्फेक्शन बच्चा में भी हो सकता है लेकिन पहला बात कि बच्चा रुकेगा नहीं ना यार बार बार रिकरेंट एबॉर्शन होगा रूबेला का अगर वैक्सीन नहीं लगा रूबेला हो गया पेशेंट को तो मिसकैरेज कर जाएगी वो और अगर बच्चा हो भी गया तो फिर बच्चे के अंदर रूबेला के प्रॉब्लम आने लगेंगे तो इसलिए डिलीवरी जैसे हुआ उसको रूबेला का हम वैक्सीन दे देंगे ठीक है एक ही क्वेश्चन रहा तो इसमें नॉर्मल था सब कुछ हम नॉर्मल ऑब्जर्व करेंगे अब इस आधार पे हम लोग को अगर नॉर्मल डिलीवरी देखना हो आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसको बहुत सारा क्वेश्चन है वो करेंगे कल नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर हम लोग के पास है चलो एक क्वेश्चन और करते हैं एक 31 साल की औरत है दूसरा डिलीवरी है 39 हफ्ते पे है पेट में दर्द हो रहा है हर 3 से 4 मिनट पर और उसका सर्विक्स जो है 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर 3 घंटे में हो गया तो उसके लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान क्या होगा बताइए सीजर कर दिया जाए इसका 1 सेंटीमीटर में 1 फिंगर से 2 फिंगर 3 घंटे में हो गया है दूसरी पर डिलीवरी है तो इसको निगरानी में रखेंगे कि सीजर करेंगे कि इसको ऑक्सीटोसिन का ड्रिप लगाएंगे मारे अब है तो दिमाग में अब समझे नहीं है कि ऑक्सीटोसिन कब लगी 4 फिंगर अगर 4 फिंगर भाई बा ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्मल चल रहा है भाई फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का लेटेंट फेज है अब मल्टीपारा औरत है हमारे पास तो 14 घंटा समय है भाई और 1 घंटा में उसका 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उसका 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो गया तो हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो उसको सीजर करा देंगे और उसको ऑक्सीटोसिन का ड्रिप लगा देंगे बहुत सिंपल है भाई और क्वेश्चन किया जाएगा कल किया जाएगा कल कर दिया जाएगा चलो एक दिन में पूरा एकदम समझने लायक नहीं है बड़ी मजेदार है इसमें केवल केस क्वेश्चन आंसर ही है ज्यादा हो जाएगा तो